नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने इतिहास के वैसे पन्नों को उठाकर लाए हैं जिसे आज तक कई लोगों ने सर्च किया है। इसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन आज तक सही जवाब नहीं मिल पाया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक सबसे ज्यादा बार गूगल पर सर्च किया गया है। जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं पाकिस्तान और भारत के बीच लड़ी गई लड़ाई के बारे में जो 1971 में लड़ी गई थी। आखिर उस लड़ाई का कारण क्या था? उसका सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? चीन, जो पाकिस्तान का इतना बड़ा दोस्त बनता है, उस युद्ध में चीन ने पाकिस्तान की सहायता क्यों नहीं की थी? क्या वजह थी कि उसे अमेरिका से भी कोई मदद नहीं मिली थी? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जिस समय भारत का विभाजन हुआ था, उस समय पाकिस्तान भी दो हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर अपना एक अलग देश बन चुका था, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। उस समय पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों से बहुत बुरा व्यवहार करते थे। जब 1970 में शेख मुजीब उर रहमान जब चुनाव जीते, तो उनको शपथ ग्रहण लेने के लिए ही नहीं जाने दिया जा रहा था। लास्ट में उन्होंने 7 मार्च 1971 को अपने भाषण में ये घोषणा कर दी कि अब हम पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे और उसका नाम बांग्लादेश होगा। ये सुनकर पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में जुर्म करना शुरू कर दिया। उनके लोगों को सताने लगे। लेकिन कुछ महीने बाद ही पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी नामक एक गुट बना और उन लोगों ने शेख मुजीब उर रहमान को छोड़ने के लिए विद्रोह शुरू कर दिया। इसे देखकर पश्चिमी पाकिस्तान के लोग भड़क गए और वहां की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के 30 लाख लोगों को मरवा दिया। 4 लाख औरतों के साथ रेप किया। यह घटना आग बनकर पूरे विश्व में फैल गई। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान के करीब 10 लाख लोग भारत में भागकर आ गए। उन लोगों ने भारत की सरकार से मदद करने की अपील की। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। उन्होंने सोचा कि जब तक पूर्वी पाकिस्तान में शांति नहीं होगी, ये लोग जाने वाले नहीं हैं और पूर्वी पाकिस्तान में शांति कायम करने के लिए वहां से पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को भगाना होगा। इसके लिए इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख जनरल मानेक शॉ से कहा कि आप जाकर युद्ध कीजिए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जिस तरह से वो अपनी क्रूरता दिखा रहे हैं, इसका बस एकमात्र यही विकल्प बचता है। उन्होंने जनरल मानेक शॉ को लड़ने का साफ आदेश दे दिया, लेकिन इंदिरा गांधी के इस आदेश को मानेक शॉ ने मना कर दिया। उन्होंने बताया कि अभी अप्रैल का माह चल रहा है, कुछ दिन बाद बारिश शुरू होने वाली है और ये बात सबको पता है कि पूर्वी पाकिस्तान में भयानक बाढ़ आती है। यही वजह है कि सिकंदर भी यहाँ फंस गया था, इसीलिए अभी युद्ध करना सही नहीं है। हाँ, तब तक के लिए हम लोग इतना कर सकते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को और मुक्ति वाहिनी सेना को लड़ने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। सारा प्लान बनकर तैयार हो गया। इसी बीच भारत रूस के बीच एक समझौता भी हस्ताक्षर हो गया था। अब पाकिस्तान को पूरी तरह से बारूद के ढेर पर बैठा दिया गया था, बस उसमें माचिस लगाने की देरी थी। शुरुआत में ये प्लानिंग की गई कि हमारी पूरी सेना पूर्वी पाकिस्तान की तरफ रहेगी, क्योंकि हमारा मकसद पाकिस्तान से लड़ना नहीं बल्कि पूर्वी पाकिस्तान को बचाना है। उस समय पश्चिमी पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों से उनके घर वालों के सामने रेप किया जाता था और उसके बाद उसके घर वालों को भी उस लड़की के साथ रेप करने के लिए कहा जाता था। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो जनरल मानेक शॉ ने पूर्वी पाकिस्तान की तरफ ज्यादा सैनिक लगा दिए और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ कम सैनिकों को रखा। लेकिन कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। बिल्कुल यही काम यहाँ पाकिस्तान ने किया था। इसे लगा कि इस तरफ अभी भारतीय सैनिक कमजोर हैं और उसने 3 दिसंबर 1971 को अचानक पठानकोट, श्रीनगर और चंडीगढ़ के कुछ भागों पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के सैनिकों को ये बात भी पता चल गई कि भारत ने अपनी ज्यादातर सेना पूर्वी पाकिस्तान की तरफ रखी है। इसका पाकिस्तान ने फायदा उठाना चाहा। उसने रातों रात राजस्थान के लोंगेवाला जगह पर हमले के लिए अपनी पूरी फौज के साथ चल दिए। आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान के पास 2800 सैनिक की टुकड़ी थी और वहीं पर एकमात्र 120 भारतीय सैनिक तैनात थे। मतलब अपनी कमजोरी वो खुद दिखा रहे थे। हमारे 120 सैनिक से लड़ने के लिए वो 2800 सैनिक लेकर भारत में घुस गए। उस समय वहां पर कुलदीप सिंह पोजीशन पर थे। बॉर्डर में आपने सनी देओल का जो रोल देखा होगा, वो सच में कुलदीप सिंह ने किया था और सनी देओल ने इनका ही किरदार निभाया था।
दोस्तों, कुलदीप सिंह जानते थे कि अगर रात भर इसको रोक कर रख लिया तो सुबह हमारी एयरफोर्स इसको बता देगी कि बाप बाप होता है। उनके पास हर चीज की कमी थी, ना तो लड़ने के लिए तोप थी, ना ज्यादा हथियार थे और ना ही ज्यादा माइंस थी। माइंस कहते हैं टैंक को उड़ाने वाले हथियार को। अगर इस पर कोई टैंक चढ़ गया तो इतनी जोर से ब्लास्ट करता है कि तोप का सारा नक्शा बदल जाता है। इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि शुरुआत में 3 असली माइंस लगा दिए और बाकी की जगह पर खाने वाले टिफिन के बॉक्स को लगा दिया, जो बाहर से माइंस जैसे ही लगते थे। जैसे ही पाकिस्तान के सैनिक यहाँ प्रवेश करने लगे, उसके 3 टैंक अचानक से ब्लास्ट कर गए। पाकिस्तान के सैनिक ये देखकर डर गए कि यहाँ तो हर जगह माइंस लगे हुए हैं। उसके बाद उसने क्या किया कि पाकिस्तान से इंजीनियर को बुलाया। उस सारे टिफिन बॉक्स को निकालने में ही पाकिस्तान के सैनिकों ने 6 घंटे लगा दिए। कुलदीप सिंह ने पहले से ही हर तैयारी कर ली थी। उसने एक लंबा सा गड्ढा खोदकर सुरंग बना दी थी और लगभग 2-2 किलोमीटर पर सारे सैनिकों को तैनात कर दिया। अब जब भारतीय सैनिकों ने फायरिंग करना शुरू की तो उसमें सीमा क्षेत्र को देखकर पाकिस्तान के सैनिकों का दिमाग ही चकरा गया। उसको लगने लगा कि हमें गलत जानकारी दी गई है। यहाँ 120 सैनिक ही हैं। मात्र 120 सैनिक इस तरह से इतने बड़े एरिया से हमला कैसे कर सकते हैं? इसके बाद भारतीय सैनिक ने हर जगह से फायरिंग करना शुरू कर दी। रात भर में इसके सारे सैनिकों को इतना उलझा कर रखा कि जितनी देर समझने में लगती कि ये हमला कहां से हो रहा है, उतने में एक और फायरिंग हो जाती। सुबह होते ही भारत के हंटर जहाज ने उड़ान भरी और उसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों का जो हाल हुआ उससे वो आज तक लज्जित है। इसके सारे टैंक को उड़ा दिया गया, हर चीज को मार मार कर तबाह कर दिया, जिसमें कई सारे सैनिक मारे गए और कई जान बचाकर वहां से कायरों की तरह भाग गए। इसके अगले दिन ही नेवी की सेना ने कराची पर हमला बोल दिया। कराची के बंदरगाह को कब्रिस्तान बना दिया। इसके बाद पाकिस्तान की सेना बहुत डर गई। पाकिस्तान को भी समझ में आ गया कि हम किससे पंगा ले रहे हैं। इसके बाद उधर पूर्वी पाकिस्तान में भी मुक्ति वाहिनी के लोग पाकिस्तानी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगे। वहां पर अब हर तरफ से इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का फुल सपोर्ट मिलने लगा। उधर कराची के बंदरगाह उड़ाने के बाद अब पूर्वी पाकिस्तान में स्थित चटगांव बंदरगाह की बारी थी, क्योंकि ये बंदरगाह पश्चिमी पाकिस्तान का सबसे बड़ा केंद्र था। उस समय हमारे पास सबसे बड़ा जहाज था विक्रम। इसमें इतनी क्षमता थी कि यहाँ से एक साथ कई सारे लड़ाकू विमान भेजे जा सकते थे। तो हर तरफ से घेरकर विक्रम ने उस बंदरगाह को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने गाजी पनडुब्बी को विक्रांत को तबाह करने के लिए भेजा। अगर हमारा विक्रांत तबाह हो जाता तो सच में हमारे लिए मुश्किल हो जाती, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी को यह बात पता चल गई थी कि पाकिस्तान विक्रांत जहाज को उड़ाने के लिए अपना गाजी पनडुब्बी भेज रहा है। भारतीय अधिकारियों ने सोचा कि क्यों ना हम अभी INS राजपूत का इस्तेमाल करें। हालांकि उस समय राजपूत का इंजन खराब था और इस जहाज का विशाखापट्टनम में रिपेयर किया जा रहा था। भारतीय एजेंसी ने सोचा क्यों ना गाजी को ही विशाखापट्टनम आने के लिए मजबूर किया जाए। उसके बाद INS विक्रम पर मौजूद सारे लोगों को कहा गया कि आप सभी लोग घर फोन करिए कि अब हम लोग विक्रम को लेकर विशाखापट्टनम जा रहे हैं। ये बात जैसे ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को पता चली कि उसने तुरंत गाजी के कंट्रोलर को बता दिया कि विक्रम जहाज को विशाखापट्टनम ले जाया जा रहा है। उसके बाद गाजी को तुरंत विशाखापट्टनम की ओर मोड़ लिया गया, लेकिन वहां राजपूत यमराज पहले से ही बैठा था। जैसे ही उसे गाजी दिखा, राजपूत ने उस पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। ये सुनकर पूरा पाकिस्तान हिल गया, क्योंकि ये अमेरिका के द्वारा खरीदी गई पनडुब्बी थी जिसे कोई आसानी से डुबा नहीं सकता था। जब पाकिस्तान खुद कुछ नहीं कर सका तो उसने अमेरिका की मदद ली। अमेरिका ने इसकी सहायता के लिए अपना सबसे बड़ा जहाज 7वां बेड़ा भेज दिया। ये खबर जैसे ही भारत पहुंची कि इंदिरा गांधी ने माथा पकड़ लिया, अब तो हम विक्रम को गवा देंगे। लेकिन फिर इनको रूस समझौता याद आ गया। इंदिरा गांधी ने तुरंत रूस से सहायता मांगी और फिर रूस ने उससे भी बड़ा जहाज 40वां बेड़ा और परमाणु पनडुब्बी भेज दी और अमेरिका को कहा कि अगर तुम भारत पर हमला करोगे तो हम तुम पर करेंगे। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए ब्रिटेन ने भी अपना ईगल जहाज भेज दिया। अब हमारे पास टोटल 3 जहाज थे, 40वां बेड़ा, विक्रम और परमाणु पनडुब्बी। रूस ने परमाणु पनडुब्बी को ऊपर उठा लिया ताकि इसका विशाल भाग को देखकर ही वो लोग डर जाएं, और यही हुआ भी। तुरंत ब्रिटिश ने रिप्लाई दिया, वी आर टू लेट। लेकिन अमेरिका अभी भी डटा हुआ था।
बाद में रूस ने उसे भी शांत करा दिया। इस लड़ाई को पूरा होने के बाद कई सारे समझौते हुए और हमारे गवर्नर के सामने पाकिस्तान के गवर्नर ने आत्मसमर्पण का हस्ताक्षर किया तथा उसके बाद 6 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर एक देश बांग्लादेश बना। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में सामने लाते हैं। इसीलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।